तो आप सब स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। तो पहले साथियों, आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का वीवीए एमसीक्यूज देखने वाले, एमसी शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही धमाल मचाने वाला सेशन है। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये जो सेशन है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप सबके एग्जाम के लिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है वो पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए कि भौतिक अधिशोषण एक ऊष्मा अवक्षेप प्रक्रम है। जो भौतिक अधिशोषण होती है वो क्या है, एक ऊष्मा अवक्षेप प्रक्रम है। यह उत्क्रमणीय भी ठोस है, मतलब ये उत्कर्षणीय भी है, और ठोस प्लस गैस का क्या होता है, अपघटन होता है। ये जो है वो इस प्रकार के एरो है जो कि यहाँ पे सेट नहीं हो पाया है। तो ये जो है अपघटन होता है और अधिशोषण प्लस ऊष्मा बनाता है। तो यह जो है वो उत्क्रमणीय है और ठोस प्लस गैस के साथ अपघटन करके क्या बनाता है, अधिशोषण प्लस ऊष्मा बनाता है। तो ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है ये पूछा गया है। तो भौतिक अधिशोषण कम ताप पर संपन्न होता है। भौतिक अधिशोषण क्या होता है, कम ताप पर वो संपन्न हो जाता है, लेकिन जो ज़्यादा ताप हो जाते हैं ये ली सतालियर नियम के अनुसार कम हो जाता है। तो ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है, क्योंकि जब लो क्वांटिटी में जब भौतिक अधिशोषण होते हैं तो उसका जो है वो क्या होता है, वो संपन्न हो जाता है। जब वो हाईएस्ट पे जाता है तो बढ़ने के कारण क्या होता है, ली सतायन जो नियम है उसके अनुसार कहा जाता है कि ये कम हो जाता है। ये जो है वह कम ताप पर ही ये कंप्लीट कर पाता है भौतिक अधिशोषण को। तो ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है, तो आई होप इसका आंसर आप लोग को मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में पूछा गया है कि साबुन के तनु व सांद्रित विलयन की प्रकृति में क्या अंतर है। साबुन के तनु व सांद्रित विलयन की प्रकृति में डिफरेंस पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर, साबुन का तनु विलयन वास्तविक विलयन के रूप में कार्य करता है। साबुन के तनु जो विलयन है वह वास्तविक रूप में विलयन के रूप में काम करता है, जब सांद्रित विलयन कोलाइडी विलयन के रूप में हो। तो ये जो है वो क्या है, साबुन का जो तनु है वो विलयन वास्तविक विलयन के रूप में काम करता है, लेकिन जब ये सांद्रित जो विलयन है वो कोलाइडी विलयन के रूप में काम करता है। तो दोनों में डिफरेंस पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, साबुन के तनु का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये वास्तविक विलयन के रूप में काम करता है, लेकिन जो सांद्रित विलयन है ये कोलाइडी विलयन के रूप में काम करते हैं। तो ये जो है वो हम लोग का आंसर रहा। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो है वो कई बार आप सबके एग्जाम में पूछे गए कि ब्राउनी गति क्या है। तो ब्राउनी गति क्या है, या फिर से कोई भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ब्राउनी गति पूछा गया है। कोलाइडी कण पूरे परिचित क्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। टेढ़ी मेढ़ी मतलब इस प्रकार से, जैसे आप लोगों ने सांप को देखा होगा, वो कैसे रेंगते हैं, वो इस प्रकार से रेंगते हैं, वो कभी सीधे नहीं रेंगते। इसलिए कहा जाता है कि जब भी सांप अगर पीछे दौड़ रहे हैं तो हमेशा सीधी रेखा में दौड़ना चाहिए और दूर दूर मतलब उछलना चाहिए दूर दूर तक, ताकि क्या हो कि वो जो है वो छाप के निशान उसको ना मिले, क्योंकि वो मतलब टेढ़ा टेढ़ा वो रेंगता है, तो इसके वजह से वो हम लोग को ढूंढ ना पाए। तो इस प्रकार से बोला जाता है। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा मतलब एक यहाँ, मतलब इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी। ये तो हो गए कि ये जो है वो क्या है, ये जो है वो सीधी रेखा हो गई, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी रेखा ये हो गए। तो ब्राउनी गति, कोलाइडी कण पूरे परिक्षिप्त क्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जो ब्राउनी गति कहलाते हैं। जैसे में पानी में तैरता परागकण, पानी में तैरता परागकण क्या होता है, पानी में तैर रहे तो पानी में एक इधर आ गए, मतलब वो भी टेढ़ी मेढ़ी करते हैं। या फिर पानी में कोई भी चीज़ रख के देख लीजिए जो हल्का हो तो वो क्या होते हैं, हमेशा सीधे नहीं जाते, वो टेढ़ी मेढ़ी ही गति करते हैं। तो मोस्टली परागकण को लिया गया कि पानी में तैरते परागकण। तो ब्राउनी गति क्या है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि कोलाइडी कण के पूरे परिक्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति होते हैं, उसे हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउन गति कहते हैं। तो ये रहा हम लोग का आंसर। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिशोषण और अवशोषण में क्या डिफरेंस है। ये जो क्वेश्चन है मोस्टली
हम लोग को ईजी लगते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं, कि ऐसा लगता है कि हम लोग को आता है ये सब, लेकिन जब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे मात खा जाते हैं। तो हम लोग को मात नहीं खाना है, बल्कि मात देना है। तो अधिशोषण और अवशोषण में क्या डिफरेंस हो जाएगा? तो अधिशोषण में एक पदार्थ का जमाव दूसरे पदार्थ के सिर्फ पृष्ठ भाग पर होता है। जैसे मान लीजिए ये जो है वो कोई सेफ है, ठीक है, इसका ये रहा पृष्ठ भाग, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, सिर्फ पृष्ठ भाग पर ही इसका जमाव होता है। अधिशोषण में सिर्फ यहाँ पे ही इसका जमाव होता है एक पदार्थ का, जबकि अवशोषण में क्या होता है कि पूरी सतह पूरी तरह संपूर्ण भाग में वितरित हो जाता है। मतलब ये पूरी सतह में क्या हो जाता है, वितरित होता जाता है, मतलब फैल जाता है। तो इसी को ही बोलते हैं अवशोषण। तो अधिशोषण क्या हुआ कि किसी अधिशोषण में एक पदार्थ का जमाव दूसरे पृष्ठ के सिर्फ पृष्ठ भाग पर होता है, दूसरे पदार्थ के सिर्फ पृष्ठ भाग पर होता है, जबकि जो अवशोषण होता है उसमें पदार्थ पूरी तरह से संपूर्ण भाग में वितरित हो जाता है। तो नॉर्मली हम लोग इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं और हम लोग को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, इमल्शन क्या है? इमल्शन वे कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण दोनों द्रव अवस्था में हो, इमल्शन कहलाते हैं। वे कोलाइड जिसे परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण दोनों द्रव अवस्था में हो, क्या होता है? द्रव अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे तेल हो गए या वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज़ ले सकते हैं द्रव जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो लिक्विड अवस्था में होते हैं उसे ही बोलते हैं इमल्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में तेल ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं इमल्शन के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेल भी ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खिड़की में लगा कोई पुराना शीशा धुंधिया हो जाता है, क्यों? ये जो क्वेश्चन है हमें दिखा और हमें लगा कि आप लोग को ये जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो खिड़की में लगा कोई भी पुराना शीशा जो है वो धुंधिया हो जाता है। मतलब धुंधिया मतलब ऐसा समझिए कि वो जो है ना बहुत दिन का रहता है तो वो धुंधला सा दिखता है, मतलब पूरा क्लियरिटी नहीं। जैसे नया जो शीशा आता है वो एकदम चमकता रहता है और आपको क्लियर दिखता है, और जो पुराने हो जाते हैं वो हल्का पीलापन हो जाता है उस पर और धुंधिया दिखने लगता है। तो वो ऐसा क्यों हो जाता है वो पूछा गया है। तो इसका आंसर हम लोग एक ही लाइन में दे सकते हैं कि दिन रात के तापमान में अंतर होने के कारण आयन व्यवस्था परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण खिड़की में लगा हुआ कोई भी पुराना शीशा धुंधिया हो जाता है। दिन रात, दिन में जो होते हैं वो सनलाइट होते हैं। अब ये तो नहीं पता कि धूप कितना टेम्परेचर में है, कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है टेम्परेचर, और रात जो है वो एकदम ठंडा सा रहता है। क्या रहता है? एकदम ठंडा सा माहौल, एकदम उसका जो टेम्परेचर वो बहुत गिर जाता है। तो इसी दोनों की डिफरेंस के कारण क्या हो जाता है, कोई भी खिड़की में लगा हुआ पुराना शीशा धुंधिया हो जाता है, जिसके कारण। तो ये हम लोग का मोस्टली इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन में देखिए 7 है, पुराने खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे क्यों हो जाते हैं? पहला तो था कि पुराने खिड़की जो है वह मतलब क्या वो दूधिया क्यों हो जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है पुराने खिड़कियों में जो शीशा लगा हुआ है वो नीचे से मोटा क्यों हो जाते हैं वो। तो दोनों में डिफरेंस है। देखिए पहला इसका आंसर जो है वो कांच वास्तविक ठोस नहीं है। कांच वास्तविक ठोस नहीं है, मतलब वो ऐसा ठोस जो अपना जो रूप होते हैं, अपने गुण जो होते हैं वो हमेशा क्वांटिटी इक्वली रखते हैं, तो वो नहीं है ये। तो कांच वास्तविक ठोस नहीं है, लेकिन यह अतिरिक्त ठोस का उदाहरण है। अतिरिक्त मतलब बहुत सारे ठोस का उदाहरण है। यह बहाव गुण को दर्शाता है। कांच जो है वो क्या है, बहाव गुण को दर्शाता है। बहाव मतलब बहना, गुण मतलब उनकी जो लक्षण होते हैं वो, तो ये बहाव गुण को दर्शाते हैं, जिसके कारण पुरानी खिड़कियों में शीशे नीचे से मोटे हो जाते हैं। तो ये वास्तविक ठोस तो है नहीं कि ये अपनी क्वांटिटी को बनाए रखेगा। ये जो है वो अतिरिक्त ठोस को दर्शाते हैं, जिसके कारण बहाव इनका गुण है, और जिसके कारण से क्या होता है ना कि जो पुरानी खिड़की होती है बहुत टाइम के बाद ऊपर से धीरे धीरे बहने लगता है, और जिसके कारण नीचे जा करके वो मोटा हो जाता है। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग का 8 है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को चैप्टर 1 से लिया गया है और ये क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिए। ठोस कठोर क्यों होते हैं? कठोर मतलब स्ट्रांग, वो क्यों होते हैं? तो कम ताप पर ठोस पदार्थों की ऊष्मन ऊर्जा कम हो जाती है। मान लीजिए ये सबसे कम मान लीजिए
1 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो इस डिग्री पर जो है वो क्या उष्मन जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लो हो जाती है। तो इसीलिए ठोस के अवयव में क्या हो जाएंगे, आयन, परमाणु या अणु पास पास होते हैं। पास पास मतलब ये इस प्रकार से अणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं। तो पास पास होते हैं, ये निश्चित स्थान घेर लेते हैं। निश्चित मतलब कोई भी स्पेस मतलब कोई भी स्पेस जो है वो खाली नहीं रखता है। निश्चित स्थान मतलब इस प्रकार से जो है वो क्या है, पास पास रहते हैं और इसे निश्चित स्थान घेर लेते हैं। अवयव केवल अपने स्थान पर दोलन करते हैं और ये ठोस जो है वो क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो ये निश्चित स्थान घेर लेते हैं मतलब एकदम पास पास होते हैं इस प्रकार से। अगर मान लीजिए जैसे आप लोगों ने बचपन में या फिर कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि किसान के बेटे के बारे में, तो वहाँ पे क्या होता है, किसान जो है वह अपने बेटों को बुला करके और उसे एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए बोला जाता है। तो एक लकड़ी जो है वो आसानी से तोड़ देता है। जब एक मुट्ठा लकड़ी को एक साथ तोड़ने के लिए बोलता है तो वो नहीं टूटता है। तो देखिए यहाँ पे एक अलग अलग रहेंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये कमजोर पड़ जाएंगे, कोई भी आकर के इसे तोड़ सकता है। लेकिन जब ये पास पास रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे और क्या बोलते हैं, ये एक साथ घेरे रहेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा, कोई इसे तोड़ नहीं सकता है। तो इसलिए ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, क्योंकि उसकी जो अवयव, आयन, परमाणु या अणु जो होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं और निश्चित स्थान घेर लेते हैं। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, आयन के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयन के प्रमुख आयनों का नाम। तो आयन के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो आयन के प्रमुख आयन कौन से हो जाएंगे, हेमाटाइट का क्या हो जाएगा FeO3 जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। मैग्नेटाइट का हो जाएगा Fe3O4। सेडराइट FeCO3 और आयरन पाइराइट FeS2। ये रहेंगे हम लोग का आयन के प्रमुख अयस्कों को लिखे। तो मैंने पिछले क्लास में शायद बोला था कि आप लोग के लिए स्पेशल आयनों पर मतलब वीडियो लाया जाएगा, लेकिन मैंने इसी में बहुत सारे मतलब आयन और कॉपर के प्रमुख अयस्कों को डाल दिया है क्वेश्चन के बेसिस पे। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडराइट और आयरन पाइराइट, जिसके सूत्र यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये जो है वो क्या है, हम लोग का आंसर हो चुका है। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है, कॉपर के प्रमुख अयस्कों को लिखें। तो कॉपर पाइराइट CuFe2 है। तो ये जो है वो क्या है, कॉपर क्या है, कॉपर पाइराइट का क्या है, मतलब पाइराइट का था FeS2 और कॉपर यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर पाइराइट। क्यूपराइट का क्या हो जाएगा, Cu2O। क्यूपराइट का क्या हो जाएगा, Cu2O और कॉपर ग्लांस का हो जाएगा Cu2S। तो ये जो है वो क्या है, कॉपर के प्रमुख अयस्क है। तो हेमेटाइट और कॉपर के प्रमुख अयस्क हो गए हैं। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स। ये हम लोग को MCQ में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में फ्लक्स कौन से हैं। तो देखिए फ्लक्स क्या है या यह कैसे उपयोगी है। फ्लक्स अम्ल या क्षार वह पदार्थ है जो गैस के संयोग कर गलित धातुमल बनाता है। संयोग कर मतलब उसके गैस के संयोग कर मतलब गैस की हेल्प से जो है वह क्या है, गलित धातुमल बनाता है। तो फ्लक्स प्लस गैंग मिलकर के क्या बनाता है, धातुमल बनाता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, धातुमल में होता है। तो फ्लक्स प्लस गैंग क्या बनाता है, धातुमल। तो फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स वह पदार्थ है, फ्लक्स अम्ल या फिर क्षार वह पदार्थ है जो गैस के संयोग कर क्या बनाता है, गलित धातुमल बनाता है। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, DDT का उपयोग लिखे। DDT का उपयोग पूछा गया कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक के रूप में किया जाता है, मतलब कीट को नाश करने के रूप में, या फिर दूसरा हो जाएगा मलेरिया नाशक के रूप में, यानी मलेरिया को नाश करने के रूप में किया जाता है DDT का उपयोग। तो ये 2 उपयोग है जिसे आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में इजियली। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। हाइलोजन जो होते हैं वो रंगीन क्यों होते हैं। तो हाइलोजन अणु प्रकाश का अवशोषण करते हैं। प्रकाश का क्या करते हैं, अवशोषण। जब बाहरी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर को छोड़ता है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहरी जो होते हैं वो उत्तेजित होकर के क्या होता है, उच्च ऊर्जा को छोड़ता है, तब वो वापस लौटते समय विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरण को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, जिसके कारण हाइड्रोजन के अणु जो होते हैं वो रंगीन हो जाते हैं। तो ये जो है वो क्या है, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। तो इसमें जो बेसिस है
हैलोजन के अणु प्रकाश का अवशोषण करते हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि इनका अणु जो है वो प्रकाश को अवशोषण करते हैं। दूसरा टॉपिक में हम लोग लिख सकते हैं कि बाहरी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के ऊर्जा मतलब उच्च ऊर्जा स्तर को छोड़ देता है और वापस आते समय विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसके कारण हैलोजन अणु क्या होता है, रंगीन हो जाता है। विकिरण मतलब उत्सर्जित करता है, विकिरण मतलब उसमें जो है वो क्या करता है, तरह तरह के किरणों को उत्सर्जित करता है लौटते समय। तो ये जो है वो इसी के कारण हैलोजन रंगीन हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार मतलब एमसीक्यू में पूछे जाता है कि निम्नलिखित में अनुसंग गुणधर्म कौन से हैं। तो आज हम लोग इसका आंसर भी देखना, मतलब इसका सही इसका ये देख लेंगे, मीनिंग देखेंगे, मतलब इसे किसे कहते हैं अनुसंग गुणधर्म, कौन कौन से हैं उदाहरण सहित, तो ये देखने वाले हैं। तो देखिए, विलयन के वे गुण जो वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। विलयन के वे गुण, विलयन मतलब क्या हो गया, मतलब सोल्यूशन, कोई भी घोल तैयार किया गया तो वो विलयन हो गया, चाहे वो नमक पानी का हो या फिर चीनी पानी का। तो ये सभी गुण जो है विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि विलयन के वे गुण जो वाष्प दाब की अवनमन से संबंधित है, ये सभी गुण जो है वो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात का क्या होता है, अनुपात पर निर्भर होता है, न कि विलय कणों की प्रकृति पर। मतलब उसकी प्रकृति पर वे निर्भर नहीं होते बल्कि उनके अनुपात पर निर्भर होते हैं। ऐसे गुणों को अनुसंग गुणधर्म कहा जाता है और ये 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब का अपक्षेपिक अवनमन, दूसरा हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हो जाएगा हिमांक का अवनमन और चौथा हो जाएगा प्रासरण दाब। तो ये जो है वो क्या अनुसंग गुणधर्म के एग्जाम्पल है। और अनुसंग गुणधर्म किसे कहते हैं ये आप लोग को दिख रहा होगा और मैंने आप लोग को बता दिए हैं। तो बढ़ते हैं आगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है कि अर्धपरागम झिल्ली क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्धपरागम झिल्ली क्या है। तो अर्धपरागम झिल्ली वैसी झिल्ली को कहा जाता है जिससे होकर सिर्फ विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं। सिर्फ विलायक के अणु, विलय के नहीं, सिर्फ क्या है, विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं। तो इसे ही बोलते हैं अर्धपरागम झिल्ली। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है कि प्रासरण दाब क्या है। परिसारक दाब क्या है, ये पूछा गया है कि परिसारक दाब क्या है। तो यदि किसी घोल को घोलक के एक अर्धपरागम झिल्ली द्वारा अलग रखा जाए, यदि किसी घोल को घोलक के अर्धपरागम झिल्ली में क्या था कि इसमें सिर्फ विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं, विलय के नहीं। तो अर्धपरागम झिल्ली मतलब किसी विलायक के कण जो है, अणु जो है वो अणु कण जो भी है वो पार कर सकते हैं, किसी और विलय का नहीं। तो यदि किसी घोल को घोलक के एक अर्धपरागम झिल्ली द्वारा अलग रखा जाए तो घोल को घोलक में जाने से रोकने के लिए लगाया गया जो दाब है उसी को ही बोलते हैं परिसारक दाब। उसी को क्या बोलते हैं, परिसारक दाब। तो इसमें बोला गया है कि परिसारक दाब क्या है। तो किसी घोल को घोलक के एक अर्धपरागम झिल्ली द्वारा रखा जाए तो घोल को घोलक में जाने के लिए रोका जाता है। कोई भी घोल है, चाहे वो चीनी पानी का सोल्यूशन है यानी घोल है या फिर नमक पानी का घोल है, तो उसको घोलक में जाने के लिए रोकने के लिए किसका दाब लगाया जाता है, कोई भी दाब लगाया जाता है उसी को ही बोलते हैं परिसारक दाब। जिस दाब को लगाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, परिसारक दाब। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आइसोटोनिक घोल क्या है। वैसा घोल जिसका परिसारक दाब समान हो। वैसा घोल जिसका परिसारक दाब क्या हो, समान हो। परिसारक दाब मतलब जिसमें अर्धपरागम झिल्ली में घोल को घोलक में जाने के लिए रोका गया जो दाब होते हैं उसी को ही बोलते हैं क्या, परिसारक दाब। तो जिसमें घोल और आइसोटोनिक घोल क्या हो गया, वैसा घोल जिसका परिसारक दाब समान हो, तो उसी ही बोलते हैं आइसोटोनिक घोल। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है, 1 कूलम आवेश में पदार्थ कितनी मात्रा उत्पन्न होती है। तो 1 कूलम बराबर कितना हो जाएगा, 96,500, या फिर 1 फैराडे भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 फैराडे भी बोल सकते हैं। तो किसी पदार्थ को 1 कूलम द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 96,500 ग्राम उत्पन्न करता है। इसे वैद्युत आयन भारक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत आयन भारक। तो याद रखिए 1 कूलम या फिर 1 फैराडे बराबर क्या हो जाएगा, 96,500 ग्राम। क्या हो जाएगा, 1 कूलम बराबर तो ग्राम में जाएंगे और फैराडे बराबर हो जाएगा सिर्फ इतना। तो ये जो है वो क्या है,
ये सब जो है एमसीक्यूज के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है आप सबके लिए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को परिभाषित करें। वह सारणी जिसके विभिन्न धातुओं के विभवांतर क्रम में दिए गए हैं उसे ही बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। वह रासायनिक जिसमें विद्युत विभिन्न विभिन्न मतलब अलग अलग धातुओं के विभवांतर क्रम में दिए गए हैं। जैसे में दिया जाता है MgCr Cu, ये सब जो क्रम में रहते हैं उसी को ही बोलते हैं क्या, रासायनिक श्रेणी। तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन करने में रासायनिक विघटन की मात्रा विद्युत अपघटन यानी विलयन या फिर गलित में प्रभावित विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। यानी क्या होता है, इक्वली समानुपाती मतलब समान अनुपात के होते हैं। तो ये जो है क्या है, विद्युत फैराडे के प्रथम नियम है। विद्युत फैराडे के विद्युत अपघटन की क्या है, प्रथम नियम है। तो क्या हो जाएगा नियम, तो विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन कराने पर रासायनिक विघटन की मात्रा विद्युत अपघटन में प्रभावित विद्युत की मात्रा के समानुपाती हो जाता है। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।